अस्सलाम वालेकुम बेटा। एमडीकेट सीरीज़ के दूसरे लेक्चर के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आपके जहन में ये होनी चाहिए कि वाटर हमारे सेल का सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कंपोनेंट होता है, जो कि अमूमन 70 से लेकर के 90% मौजूद होता है। लेकिन साथ में ये भी बात याद रखिएगा कि वाटर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात हो कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है, तो वो प्रोटीन होता है। वाटर को मीडियम ऑफ लाइफ कहा जाता है। मीडियम ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि तमाम जो रिएक्शन होते हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो वाटर के अंदर हो रहे होते हैं, वाटर की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। वाटर रिएजेंट के तौर पर भी काम करता है। आगे एक प्रॉपर्टी उसकी रिएजेंट है कि वो रिएक्शंस के दौरान इस्तेमाल होता है। हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर वाटर मुख्तलिफ मालिक्यूल्स को तोड़ने का काम कर रहा होता है, बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। वाटर उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के दौरान में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वाटर के हवाले से कि वाटर इतने ज़्यादा काम कैसे अंजाम दे रहा है कि वो रिएक्शन करा भी रहा है और रिएक्शन के दौरान जो है वो इस्तेमाल भी हो रहा है, तो वो वाटर की केमिस्ट्री है, वाटर की बनावट है कि वाटर कौन सी चीज़ों का बना हुआ है। हमें मालूम है कि वाटर जो है H2O का बना हुआ है, तो इसके अंदर जो है दो एटम हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन का एटम शामिल है। अब यहाँ पर सारी बात बनती है कि एक जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ ये जो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मामला आता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज़्यादा होती है, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा पार्शल नेगेटिव चार्ज चला आता है। सवाल इस तरह से हो कि वाटर के अंदर किस एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके करीब आया है, और क्योंकि वो हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर गया है तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। चार्जेस के दरमियान का जो फासला है, डिस्टेंस है, उसे डाइपोल जो है कहा जाएगा, जो कि 95.8 पिकोमीटर में हमें देखने को मिलेगा। अब कई सारी प्रॉपर्टीज़ इसी वजह से डेवलप होती है, पोलरिटी भी डेवलप हो जाती है, यानी कि वाटर के अंदर हमें दो पोल्स नज़र आ रहे होते हैं, एक पॉजिटिव पार्शियल और दूसरा पार्शियल नेगेटिव पोल हमें देखने को मिलता है। और इसी के बाद फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वाटर में बन रही होती है। वाटर में हमें कोहेशन एडिशन भी देखने को मिलती है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, आयोनाइजेशन और लो डेंसिटी ऑफ आइस, तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हमें वाटर में देखने को मिलती है। अब एमडीकेट के अकॉर्डिंग जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है हाई पोलरिटी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर उसके अलावा आयोनाइजेशन, लो डेंसिटी ऑफ आइस ये भी मेंशन किए गए, एडिशन मेंशन किया गया, कोहेशन नहीं है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये वाली प्रॉपर्टीज़ मेंशन की गई। क्वालिटी का सिंपल आप मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस का वाटर के ऊपर आ जाना, और ये चीज़ डेवलप हो रही होती है ऑक्सीजन की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़्यादा होने की वजह से। तो इस तरह से वाटर पोलरिटी को डेवलप कर रहा होता है। फिर आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक इंटर मालिकुलर फोर्स होती है। इंटर मालिकुलर फोर्स का मतलब कि एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा हो, और इस तरह से दूसरा मालिक्यूल तीसरे मालिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा हो, तो दो मालिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मालिक्यूल्स को करीब कर रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलवाएगी। अब ये किसी वजह से हो रही है, पोलरिटी की वजह से हो रही है, पार्शियल चार्जेस की वजह से हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर हमें हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो अगर हम एक वाटर की मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की वजह से दूसरे वाटर की मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वाटर उसकी तरफ आएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूसरे वाटर के पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इस वजह से बना पाता है। तो क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन की वजह से आ रही खास तौर पर, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है। अब और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ इस वजह से बनती है जिसके अंदर कोहेशन और एडिशन का जिक्र है।
कोहेसन का सिंपली मतलब आप इस तरह से जान लें कि एक वाटर का मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को जब अट्रैक्ट कर रहा हो, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये कोहेसन फोर्स कहलवाती है। इसी के अपोजिट एक और फोर्स होती है जिसे एडिशन कहा जाता है। वाटर की मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ करीब जुड़े हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में फ्लूइड नेचर में मौजूद है, तो ये कोहेसन की वजह से ये फ्लूइड नेचर में मौजूद है, ये फ्रीली जो है वो फ्लो कर सकते हैं खून के अंदर। एडिशन जो होती है वो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की सलाहियत होती है। तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना ये जो है एडिशन कहलवाती है। तो पोलर नेचर की वजह से वाटर अपने जैसे मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है यानी कोहेसन कर रहा है, लेकिन वाटर अपने साथ साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एडिशन फोर्स भी डेवलप हो रही है। एग्जाम्पल कौन सी है इस हवाले से, वो है वाटर का जाइलम में मूवमेंट करना। वाटर जब जाइलम में मूवमेंट कर रहा है तो वाटर की मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कोहेसन। लेकिन वाटर जाइलम के वॉल्स में जो चार्जेस मौजूद हैं वहाँ पर भी वो वाटर उन चार्जेस के साथ में भी अट्रैक्ट हुआ पड़ा है, तो वहाँ पर एडिशन के ज़रिए से वाटर अपने आप को जोड़े हुए हैं और फिर नीचे जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, बैकवर्ड नहीं गिर रहा। तो वाटर जो है अपवर्ड जो है ग्रेविटी के अपोजिट में फ्लो कर रहा है इस वजह से। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर हम समझ लें तो टेम्परेचर किसी भी चीज़ का अगर हम 1 सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, अगर हमारे पास 1 ग्राम मौजूद है, हम उस 1 ग्राम का सेल्सियस टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अगर 20 सेल्सियस से हम 21 करना चाहते हैं, 30 सेल्सियस से हम 31 करना चाहते हैं, 15 सेल्सियस से हम 16 करना चाहते हैं, तो अगर 1 सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए जितना भी हमें हीट रिक्वायर्ड होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलवाती है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि वाटर का अगर हम लोग टेम्परेचर बदलना चाहते हैं 15 से 16, तो उसके लिए हमें ज़्यादा हीट की एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो पोलर नेचर होने की वजह से वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब वाटर को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं कि वो टेम्परेचर बदले, वो हीट इस्तेमाल हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में। तो इस तरह से वाटर की मॉलिक्यूल को गर्म होने के लिए और टेम्परेचर को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो वाटर मौजूद है वो स्टेबल रह रहा है, हमारे प्रोटोप्लाज्म का टेम्परेचर स्टेबल रह रहा है और जल्दी से टेम्परेचर में तब्दीली हमें देखने को नहीं मिलती। आयोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल का आयंस में टूट जाना। H2O को अगर हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो H2O के अंदर एक चांस ये भी होता है कि वो H पॉजिटिव और OH के नेगेटिव आयंस के अंदर तब्दील हो सकता है। ये चीज़ रिवर्सिबल है, यानी कि वापसी ये आपस में जुड़ करके H2O को बना भी सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे 25 सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम रहता है, यानी कि जितने टूटते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस में, वैसे ही वापस जुड़ करके वाटर में तब्दील हो रहे होते हैं। अब आयोनाइजेशन की वजह से वाटर जो है एक एसिड और बेस के तौर पर काम कर रहा है। जो कि H पॉजिटिव आयंस दे रहा होता है उसे हम एसिड कह रहे होते हैं और जो OH नेगेटिव आयंस दे रहा होता है वो बेस होता है। तो वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दोनों दे रहा है, तो वाटर जो है एसिड बेस दोनों के तौर पर काम कर रहा है। जो चीज़ एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करेगी उसे एम्फोटेरिक इन नेचर कहा जाता है। तो वाटर जो है एम्फोटेरिक इन नेचर है, एसिड बेस दोनों के तौर पर काम करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वाटर की एसिड बेस दोनों के तौर पर काम करने में? वाटर बफर के तौर पर भी काम कर सकता है। बफर उन चीज़ों को कहा जाता है जो पीएच को मेंटेन करती है। हमारी बॉडी में एंजाइम्स मौजूद हैं जो पीएच के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर पीएच बदलती है तो एंजाइम्स की काम पर असर पड़ता है, तो पीएच तब्दील ना हो तो वहाँ पर वाटर जो है काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर पीएच जो थी वो 4 थी, अब वो 3 होती जा रही और वो 2 होती जा रही, यानी पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक होती जा रही। वहाँ पर वाटर जो है वो बेस के तौर पर काम करके पीएच को वापसी मेंटेन कर लेगा। पीएच अगर 4 थी, 5 होती गई, 6 होती गई, 7 होती गई, पीएच बढ़ती जा रही है, तो वाटर वहाँ पर एसिड के तौर पर काम करके पीएच को डिक्रीज़ कर देगा। इस तरह से वाटर पीएच को कंट्रोल कर रहा होगा। फिर हम बात करते हैं लो डेंसिटी ऑफ आइस के हवाले से, जिसको इन्होंने एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर लिखा हुआ है। एनामोलस का मतलब होता है एक अजीब तरह का बिहेवियर। अजीब इस तरह से कि जो हमारे पास मैटर होता है, जब भी हम टेम्परेचर कम करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आ रहे होते हैं, तो मैटर जो है आमतौर पर कांटेक्ट होता है
टेम्परेचर के करीब होने से वो सिकुड़ता है। लेकिन वाटर के साथ मामला ये है कि जब 4 सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वहाँ पर एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, और 0 सेल्सियस पे वो वाटर मैक्सिमली एक्सपेंड हो चुका है और आइस बना चुका होता है। तो आइस इस तरह से बनती है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं, जो करीब करीब मौजूद हैं आइस के अंदर, वो एक खास पैटर्न में चले आते हैं। तो एक खास हेक्सागोनल पैटर्न हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का आपस में देखने को मिलता है, जिस वजह से बीच में फासला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से वाटर जो है एक्सपेंड हो चुका होता है। तो आइस में क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर मौजूद है तो आइस जो है ज़्यादा हल्की होती है लिक्विड वाटर के मुकाबले में। और क्योंकि जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो ज़्यादा ऊपर जो है रहेगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगी। तो वाटर जो है इस वजह से आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से आइस जो है वो ऊपर की तरफ चली आती है और लिक्विड जो है वो नीचे ही मौजूद रहता है। तो इस तरह से आइस की एक बड़ी फ्रोज़न वाटर में लेयर बन जाती है। एक पानी है, तालाब है, एक झील है या कोई दरिया है, अगर वो जम चुका है तो उसके ऊपर वाली लेयर जो है वो जमी हुई है, नीचे पानी मौजूद है। तो इस तरह से लाइफ जो है वो भी नीचे मौजूद रह सकती है। अब लास्ट चीज़ का जिक्र करते हैं, वो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस को हम लोग एक तौर पर कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स तोड़े जा रहे हैं। और हाइड्रोलाइसिस जो है इसे हम रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन भी कहते हैं। कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल्स जोड़े जाते हैं और हाइड्रोलाइसिस में मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं। एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये मौजूद है जिसमें 4 मोनोमर्स मौजूद हैं। वाटर का इजाफा किया जाएगा और वाटर के आने से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग हो चुके होंगे। तो वाटर आकर के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा एंजाइम्स की मदद से, और फिर ये मामला रहेगा कि H पॉजिटिव आयंस जो है वो एक के साथ और OH नेगेटिव जो है वो दूसरे के साथ मोनोमर के साथ में जुड़ जाएंगे। इस तरह से बॉन्ड जो है वो टूट चुका होगा और मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग हो चुके होंगे। अब क्योंकि इस प्रोसेस में बॉन्ड टूटा है तो एनर्जी रिलीज़ होगी। अब जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। अब आगे इसी हवाले से मज़ीद ये बात बयान की जा रही है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते और जुड़ते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने खाना खाया, खाने के अंदर प्रोटीन्स थे। अब मिसाल वो हमने प्लांट को खाया था, प्लांट से प्रोटीन मिले, अब वो प्रोटीन हमारे काम की नहीं है। हमारी बॉडी की प्रोटीन वो मुख्तलिफ होंगे मिसाल। तो प्रोटीन तो काम के नहीं है, लेकिन प्रोटीन को तोड़ने से हमें जो चीज़ मिलेगी वो होंगे अमाइनो एसिड। तो वो अमाइनो एसिड हमारे काम के हो सकते हैं। हम उन अमाइनो एसिड को निकाल करके फिर दोबारा से अपनी मर्ज़ी के प्रोटीन जो हमें चाहिए वो हम लोग बना लेंगे। तो इस तरह से बड़े मॉलिक्यूल्स तोड़े भी जाते हैं और फिर बनाए भी जाते हैं हमारे सेल के अंदर। जैसे कि हम लोग हेटरोट्रॉफ है, हम लोग खाना दूसरे जानवरों में से हासिल करते हैं और फिर उन खाने में से जो बड़े मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उनको डाइजेशन में हम लोग तोड़ देंगे। तो डाइजेशन हाइड्रोलाइसिस के अंदर आ जाती है। इसके एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कह रहे होते हैं। और फिर जब हमारे पास मोनोमर्स हासिल हो चुके होंगे वो दोबारा सेल में पहुंच करके दोबारा रिएक्ट करके बड़े मॉलिक्यूल्स बना देंगे और वो प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाएगा। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हासिल करके उनको जोड़ करके मोनोमर्स बनाते हैं। फिर मोनोमर्स आगे चल करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। ये प्रोसेस कहाँ पर होगा? सोर्स के अंदर हो रहा होगा। सोर्स मीन्स कि लीव्स में हो रहा होगा और टिश्यूज़ जिनमें स्टोर होगा, यानी कि रूट हो गया, फ्रूट हो गया या फिर स्टेम हो गया, तो वहाँ पर ये सब्सटेंसेस फिर स्टोर हो रहे होंगे। तो इस तरह से बिल्डिंग पर्पज़ के लिए भी मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं और दो आपस में जोड़ करके, या फिर एनर्जी के लिए भी मॉलिक्यूल्स तोड़े जा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होते रहते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस का सिंपल समझ लें, मॉलिक्यूल्स तोड़े जा रहे हैं और एनर्जी हासिल की जा रही है। इसमें एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हम लोग कह रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।